नमस्कार दोस्तों, गुजरात में चुनाव चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। वहां की विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री की नाक का सवाल है, उनकी साख का सवाल है और उनकी पार्टी का सवाल है। इसके साथ साथ जो कट्टरवाद, नफरतवाद, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उस पर सवाल है। और इन सब को लेकर के यह चुनाव हो रहा है कि कितना वहां के लोग उसे अब स्वीकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता अब कितनी रह गई है, यह गुजरात को बताना है। चलिए इसके साथ में बात करें। इसके साथ दूसरी चीज कि इस चुनाव में किस तरीके की रणनीति तय की जा रही है, क्या किया जा रहा है, यह भी विषय। हालात ये है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो गुजरात में मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री, सफाई मंत्री, कोई भी मंत्री बता दो, या वहां पर गांव का प्रधानमंत्री। तो इस तरह की स्थिति में आज ही उन्होंने गुजरात में 4 रैलियां संबोधित की और उन 4 रैलियों पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने कहा गुजरात चुनाव में नरेंद्र जो है लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। हर सीट पे आप यह मान के चलिए। उन्होंने जो हमला किया वो किस पर किया? कांग्रेस पर। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓળખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે વંશવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ। कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ। कहा कि कांग्रेस में जातिवाद है, कांग्रेस में संप्रदायवाद है, कांग्रेस में को जो मॉडल है वो कांग्रेस ने तो कभी मॉडल दिखाया ही नहीं। और जातिवाद की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी वो आप ही हैं जो कहते हैं मैं नीच जाति से हूं। आप देखिए उन्होंने कभी नहीं कहा, आप कह रहे। उसके अलावा जातिवाद सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में यदि जो एक दशक था, जो जातिवाद का बड़ा दौर था, वो खत्म होने के बाद में जो आया वो आपके ही दौर में। आज जातियों को टारगेट कर करके वोट बैंक बनाया जा रहा है और किया जा रहा है। इस बात को आपको। दूसरी चीज सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायवाद तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, और इतना ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी है कि वह किस तरीके से दूसरे धर्मों को नष्ट कर देने की नीति रखती है। इसी को आप हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं। कैसे भूल सकते हैं? वो गुजरात कैसे भूल सकता है सांप्रदायिकता, जिसमें आपने हजारों हजार लोग मरवा डाले। उसके बाद आप कहते हैं कि जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, सब कुछ। आप आज परिवारवाद सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े लोगों में सारी चीजें। चलिए उसके बाद में वो बोलते हैं आदिवासी कार्ड जो है उन्होंने खेला और वो किया। जब आदिवासियों को जरूरत थी हर तरह से, उनके जल, जमीन, जंगल पर, कारपोरेट पर कब्जा आपने कराया। अब आप क्या कहें? तो अब आप ये बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में आप पर सवाल उठता है। इसके साथ साथ आपके तमाम सारे मंत्रियों को, तमाम लोगों को जब चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। कहा, क्या कहा मंत्री ने आपके? कहा कि गुजरात में चुनाव हारी तो पाकिस्तान में खुशी मनेगी। अजीब स्थिति है। और इसी के साथ आप चुनावी कैसे खेल खेलते हैं, इसका उदाहरण लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने आज एक बयान जारी किया और उसमें कहा, वो सारे चैनल्स में दिखवाया गया और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से और तमाम तरफ से डायरेक्शन आया कि साहब ये कहिए
और वो द्विवेदी की तरफ से बयान दिया गया कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं पीओके पर कब्जा करने के लिए, बस सरकार निर्देश दे। आप समझ लीजिए, इस तरह की बयानबाजी आप करके कहना क्या चाहते हैं? बेसिकली इसकी साथ जो कश्मीर आपके पास है उसे तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप ही की सेना का डाटा है कि 300 से अधिक आतंकी सक्रिय हैं। अब आप समझिए, 300 से ज्यादा आतंकी कश्मीर में यदि सक्रिय है, इतने साल से 8.5 साल से आपकी सरकार है और आपने उसको ये नाम पे तमाम चीजें कर ली और खत्म नहीं कर पाए, फिर क्या कह रहे हैं? तो यह स्थिति है। तो इस बार जो ये स्थितियां हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है। और इन्हीं सब के बीच आपके असम के मुख्यमंत्री, जो एक समय में कांग्रेस पार्टी में होते थे और उनकी औकात यह होती थी कि वो राहुल गांधी के दरवाजे पर घंटों घंटों बैठे रहते थे। कैसे बैठे रहते थे ये नहीं बताऊं, बैठे। और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना और उसके साथ खेलना पसंद करते थे, लेकिन इस शख्स से मिलना पसंद नहीं करते। मुझे भी तब खराब लगा था, लेकिन आज मुझे लगता है वो सही करते थे, क्योंकि इस शख्स का स्तर ही वो नहीं। और जब से ये सीएम बना है असम में, सांप्रदायिकता, दूसरी तमाम चीजें, भ्रष्टाचार, हर कर्म हो रहा। और मेघालय जो हमारे देश का राज्य है, किस तरीके से उसके साथ गोलीबारी हो रही, जैसे हम किसी दूसरे देश से लड़ रहे हो। हमारे 6 सैनिक जो है मतलब आम लोग, निर्दोष लोग जो है, नागरिक मार डाले गए पुलिस द्वारा। उसके पहले भी इसी तरीके से हुआ था, दर्जनों लोग मर चुके। तो आप समझिए कि ये स्थिति है। और उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे। अब आप एक चीज समझिए, चलिए, ये तो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल ही रहा है, तो भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सद्दाम हुसैन की फोटो लगा के और राहुल की फोटो को थोड़ा सा करके और किस तरीके से फोटोशॉप पे बना करके और उसको मैच कराने की कोशिश की जा रही है, तो ये समझ लीजिए। तो ठीक है, यदि आपको लगता है तो क्या है, कोई ना कोई किसी न किसी तरह लगता है। वो मोदी की तरह ड्रामा नहीं करते कि जब बंगाल का चुनाव होता है कि हम टैगोर लगे। वो तो चल रहे हैं। 77 दिन की यात्रा हो चुकी है और 77 दिन से उस आदमी ने दाढ़ी नहीं बनाई। वो रोज सुबह चलता है, 4 बजे उठता है, वहां से यात्रा के लिए तैयारी होती है और उसके बाद में 6 बजे से चलना शुरू करता है, रात 8-9 बजे तक वो होता है, उसके बाद में जाकर के सोता है। तो 4-5 घंटे सोकर और यदि वक्त मिलता है तो वो फिर जाकर के, बाकी लोग तो सोने लगते हैं, लेकिन वो उस दौरान दूसरों से मिलता है, अपने यात्रियों से मिलता है, सबसे चर्चा करता है, आज क्या क्या रहा, आपने क्या सीखा, हम क्या जाने कैसे। तो ये चीजें इसके बाद आइए। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और इसी शख्स ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। आप देखिए कैसे झूठ और नफरत, सांप्रदायिकता फैलाता है। इसका उदाहरण उसने श्रद्धा और आफताब का जो केस आजकल मीडिया में पूरा छाया हुआ है। क्यों छाया है ये मैं बता चुका हूं, जिससे कि सांप्रदायिकता की पूरी वो भड़काई जा सके। आफताब नाम नहीं, आफताब आलम पुणे वाला नाम। वो पारसी है, मुसलमान नहीं है, पहले जान लीजिए। फिर समझ लीजिए, आफताब अमीन पुणे वाला, यह शख्स जो है पारसी है। इसके बाद श्रद्धा भी हिंदू नहीं है। तो ये दोनों बातें समझ लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिकता का कार्ड बनाया जाता है वह नहीं है। तो इस तरह से करके, लेकिन वो क्या कहते हैं कि शादी करोगे, इस तरह से करोगे तो यही होगा और इसी तरह से होता रहेगा, आप यदि उनको ले आओगे, इनको ले आओगे, तो इस तरह की स्थिति तो ये चल रहा है। वहीं
एक दूसरी पार्टी वहां एंट्री करी है गुजरात चुनाव में, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का हमला भाजपा पर नहीं होता, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हमला भाजपा पर नहीं होता है, उनका मुख्य हमला दोनों का कांग्रेस पर होता है। अब कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। कई सारी सीट है, हमारा सर्वे आता है, सर्वे देख रहा था, अगर वहां पे कांग्रेस को वोट ना पड़े तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। केवल आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कांग्रेस हारे, भाजपा जीते अच्छी बात है, न जीते तो भी अच्छी बात है, भाजपा ही जीतेगी उनके आने से, यह बात तय है। तो यह स्थिति वो कर रहे हैं, जबकि इस बार हालात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में खड़ी। क्यों? क्योंकि गुजरात की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो टूट चुकी है, गुजरात का व्यापार प्रभावित है, सारी चीजें प्रभावित। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इसे कहा जाता है। और बी टीम कहने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजहें, और बहुत सारी वजहों की आप जब बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यह बी टीम है। इसका उदाहरण गोवा है, जहां 6.5% वोट लेने के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। उत्तराखंड है, जहां पर इसी तरीके से तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने यही किया कि जिससे कांग्रेस बाहर हो। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है आरएसएस का, उसे ये पूरा कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम का फैक्टर आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं, आजादी के पहले भी वही था। वही है कि किस तरीके से एक तरफ जिन्ना थे और एक तरफ सावरकर थे, दोनों मिलकर सरकारें 3 राज्यों में चलाते हैं, और एक तरफ पास करते हैं 2 नेशन थ्योरी कि नहीं, हिंदू मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, इन्हें अलग कर देना चाहिए, और जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ। तो जो लोग देश के बंटवारे के मुल्जिम हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। स्थिति यह है कि जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति चल रही, उसको लेकर के राहुल गांधी ने गुस्सा जाहिर। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं, इसने अपना सपना बना दिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा, स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70 दिनों से मैं चल रहा हूं, हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। कि भविष्य में इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि महंगी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा, ये कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे अपनी जो उनकी अरमान है वो पूरे कर पाएंगे, कैसे अपना कैरियर बना पाएंगे, कैसे उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। तो देश की स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के हाथ में। मेरा मानना है सरकार के संरक्षण के चलते
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 38 ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े बैंक के फ्रॉड और घोटाले किए, हमारे आपके पैसे को डुबोया, बैंकों को चपत लगाई, वो आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। और मोदी जी और उनकी तमामों एजेंसी जो फ्रंटल बन चुकी हैं, वो हाथ मलती रह वाला है। 44 करोड़ रुपया खर्चा किया, एक प्लेन भेजा एंटीगुआ मेहुल भाई को वापस लाने के लिए, लेकिन मेहुल भाई ने ऐसा इतना चमकाया इस सरकार को कि वो चंपत हो गए और उनको पता ही नहीं चला वो चले कहां गए। 44 करोड़ का प्लेन वहां खड़ा रहा 3 दिन एंटीगुआ में, बिलिंग हो गई, वापस ढाक के 3 पात बन के हम घर आ गए। ये इस सरकार की असलियत है। पहले भाग जाने देते हैं, फिर किसी को लेकर नहीं आने पाते। जिस दिन कोई नेगेटिव खबर आने वाली होती है, सुर्खियां चलने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना वापस आने वाला है। तो ये हम 8.5 साल से सुन रहे हैं, उन्हीं सौंप दी गई है, तो ये हम देख ही रहे हैं। अब आप समझिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी क्या नारा देते हैं, कहते हैं गुजरात मैंने बनाया है। साहब, आज तक कांग्रेस के तो किसी लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि हमने गुजरात बनाया था। कभी भी किसी, मतलब प्रियंका गांधी हिमाचल में चुनाव कर रही थी, कभी उन्होंने नहीं कहा। तो यह स्थिति है। और गुजरात में स्थिति है, गुजरात जिसे गुजरात मॉडल कहते हैं, उसे आप समझ लीजिए मैंने बनाया। तो साहब, उन्होंने कौन सा गुजरात बनाया है वो भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो बनाया है वो है स्कूल में ड्रॉप आउट मामले में गुजरात भारत के सबसे बदहाल राज्यों में है। तो ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा बदहाल राज्यों में है ड्रॉप आउट में। ये हो गया। गुजरात की आधे से ज्यादा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं है, आधे से ज्यादा महिलाओं को, यह समझ लीजिए। गुजरात में 32% लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं, और खुले में शौच करते हैं, यह भारत का औसत 26% है। और गुजरात में प्रति व्यक्ति मरीजों पर 95% बिस्तर उपलब्ध नहीं है। अब आप समझ लीजिए, प्रति 1 लाख मरीजों पर 95%, जो 95 बिस्तर है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि भारत का औसत 139 है। इसके बाद में यदि आप देखिएगा जो स्थितियां हैं, आप ये देखते चलिए सच्चाई। गुजरात में 18.6% गरीबी है। तो यह स्थिति है जिसे समृद्ध राज्य है, यह नीति आयोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो उसकी रिपोर्ट है। इसके बाद में गुजरात में 27 साल में बीजेपी सरकार ने केवल वहां के लोगों को आज तक नहीं समझा कि असलियत में क्यों पिछड़ा है और क्या उन पे काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ चंद पूंजीपतियों पे काम किया और खरीदने का काम किया। तो उसकी स्थिति है। बाकी गोदी मीडिया और जो कुछ है उसकी बात छोड़ दी है। तो 7 करोड़ के करीब जो गुजराती हैं, उनका शर्म से सिर झुकाने का काम मोदी ने किया है। यह गुजरात बनाया है, यह आप देखिए। इसके बाद आप समझिए कि जिस तरीके से चीजें हो रही, गुजरात के पूंजीपति कौन? अंबानी। अंबानी क्या कहते हैं कि इंडिया बिकम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2030। मुकेश, तो अब आप समझिए कि मुकेश अंबानी बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होगी। इसके बाद समझिए, अदानी बता रहे हैं कि कितनी होगी, कितने में गरीबी होगी, क्या होगी। तो अदानी बताएंगे, अंबानी बताएंगे, सरकार शायद वही है, मोदी तो उनके नौकर हैं। यह बात तो कांग्रेस कहती है कि पूंजीपतियों की सरकार है। तो यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के हाल है। और यह है तो मोरबी हमारे पास उदाहरण है कि किस तरीके से लोगों को मार दिया गया, किस तरीके से ठेकेदारी चलती है, क्या चलता है। तो ये सारी चीजें जब सामने हो तो उस स्थिति में सारे खेल को आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए 700 करोड़ रुपया खर्च किया, और 700 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो तो हीरो है। और उसका नॉलेज ये है कि 10 साल पहले उसने जो बातें कही थी, आज वो सारी साबित हो चुकी हैं कि वही सत्य है। जो उसने अर्थव्यवस्था पे कहा, जो उस शख्स ने सामाजिक व्यवस्था पे कहा, जो उसने देश के और दूसरी चीजों पर कहा, किसानों पर कहा, आदिवासियों पर कहा। अपनी सरकार रहते कुछ में हक दिलाया, कुछ में कुछ चीजें थी, कुछ अंडर पाइपलाइन। तो आप समझिए, आज वो गांधी से बराबरी
ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी के पोते कहते। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था, बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वह कमेंट भी हमें याद करना पड़ेगा जो कल उन्होंने किया और स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त है, इनकी जो प्रक्रिया है इनको नियुक्त करने की, वो दोषपूर्ण बताया केंद्र सरकार के वकील ने कि कोई उसके लिए नियम नहीं है। तो आप समझिए, देश के लोकतंत्र को चलाने का जिम्मा है उसके लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके लिए सब दोषी। लेकिन अब तो कदम उठाना चाहिए जब आ गया है, उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि पहले तो चुनाव आयोग पर यह सवाल कभी नहीं उठते थे। अब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, और जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में हो तो जरूर देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एकता में देश को बांधना है, प्रेम में बांधना है, भाईचारे में बांधना है। जो बात राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं, और देश को सच्चा लोकतंत्र बनाना है, और यह सच्चा लोकतंत्र बनाना है, निष्पक्ष लोकतंत्र बनाना है, तो हमें राहुल गांधी की बात को समझते हुए निश्चित रूप से चुनाव आयोग को, जो इलेक्शन कमीशन को अब मोदी का इलेक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है, उससे मुक्ति दिलानी है। और इस दिशा, तो आप, यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी भी पहुंच गई इंदौर, और वो कल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर 4 दिन शामिल होंगी, उनके साथ मिलेंगी। तो यह स्थिति है। लेकिन हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि देश में चुनाव जो चल रहा है, उस चुनाव के दौरान हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छा चुनाव हो। लेकिन हो क्या रहा? हो यही रहा है, किसान परेशान है, लाइन में लगा है, यूरिया नहीं मिल रही, लोगों को अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही, झूठे वायदे किए जा रहे हैं, एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल और सारी चीजें। और इन मॉडल में चाहे गुजरात मॉडल हो, दिल्ली मॉडल हो, और ये नफरत के बूते खड़े हैं। एक किसी नफरत से आया, एक किसी नफरत से आया, और नफरत के बूते खड़े हैं लोग देश को बर्बादी में ढकेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको सोचना पड़ेगा और उस दिशा में करना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है कड़वा, लेकिन सच सच, क्योंकि दवा कड़वी होती है, आपको स्वस्थ करती है। तो मैं तो सच बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।